हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज मैं आपके सामने फिजिक्स में क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेकर आ गया हूं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिकली ये तो चैप्टर का नाम है। आज के लिए हम लोग केवल वर्क पे फोकस करने वाले हैं कि वर्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से फिजिक्स में वर्क माना जाता है, किस किस सिचुएशन में फिजिक्स वर्क को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये वर्क हो रहा है। ये सब बातें हम आज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क तभी माना जाता है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, बॉडी में एक डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैं इस बोर्ड को लगातार ऐसे प्रेस करूं 15 मिनट्स तक, तो इस वॉल पे कोई वर्क नहीं माना जाएगा। भले ही मैं लगातार फोर्स लगा रहा हूं तो मैं थक जाऊंगा, बट फिजिक्स इस वर्क को एक्सेप्ट नहीं करती। फिजिक्स ये कहती है कि अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होता है, मान लीजिए कि बॉडी है किसी स्मूथ सरफेस पर रखी है या किसी रफ पे भी हो सकती है, और इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कुछ शिफ्ट हो जाए। अगर शिफ्ट नहीं हुई तो फिजिक्स ने कहा कोई वर्क नहीं। अगर ये बॉडी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बॉडी एस डिस्टेंस तक शिफ्ट होगी। इस सिचुएशन में फिजिक्स के हिसाब से वर्क कितना हुआ? वर्क डन ड्यू टू फोर्स F W इज इक्वल टू F इंटू एस, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं कि हमेशा F इंटू एस कर लो। अगर फोर्स किसी और एंगल पे लग रहा है तो वर्क चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब इसी बॉडी में, ठीक है, यही बॉडी यहां पे रखी हुई थी और अब मैं इसको यहां से यहां तक, ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट देता हूं, बट मैं यहां पे अब फोर्स अप्लाई करता हूं एट एंगल थीटा। मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स लगाता हूं, ठीक है बच्चों। तो जब मैं थीटा एंगल पे फोर्स लगाऊंगा तो इस समय ये क्या वर्क कंसीडर होगा यहां पे? तो यहां पे क्या होता है बच्चों? वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, मींस नॉर्मल। इसमें अगर मैं बात करूं कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स F, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या बनेगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मीन्स W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि F थीटा एंगल पे है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पे हो जाता है, तब भी फोर्स का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा ही रहेगा। मीन्स चाहे फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का एंगल थीटा हो मानो, चाहे डिस्प्लेसमेंट से फोर्स का एंगल थीटा मानो, दोनों ही केस में वर्क क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बच्चों, इसको देख कर क्या आपको कुछ याद आ रहा है?
आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया गया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे W इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डॉट एस। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो वैल्यू ऑफ फोर्स लेते हो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेनी होती, तभी आता है बच्चों। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं कि वर्क की यूनिट क्या होती है, तो हमको पता चल रहा है वर्क की यूनिट क्या हो सकती है भाई। यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट ऑफ वर्क विल बी, भाई देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। अब हमसे ये भी पूछा जाता है इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो भाई एमकेएस की यूनिट या एसआई की यूनिट हो गई जूल, और इट्स सीजीएस यूनिट, ठीक है, इट्स सीजीएस यूनिट, सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये यूनिट बच्चों इसकी होती है अर्ग, ठीक है। एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, और एक अर्ग की वैल्यू 10 की पावर -7 जूल होती है। तो बच्चों बेसिकली हमने समझा वर्क मीन्स W, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो वर्क कितने टाइप का हो सकता है। तो बच्चों वर्क की 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं ड्यू टू एंगल थीटा। वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क निगेटिव हो सकता है, और वर्क 0 हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव वर्क, एक हो सकता है बच्चों निगेटिव वर्क, निगेटिव भी पॉसिबल है, और एक हो सकता है 0 वर्क। हमको समझना चाहिए कब पॉजिटिव वर्क मिलता है, कब निगेटिव वर्क मिलता है, और कब 0 वर्क मिलता है। बेसिकली हमको ये तो पता है कि वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, या मैं सोच सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू, या हम समझ सकते हैं कि वर्क एफ डॉट एस होता है। वर्क क्या हो सकता है, एफ डॉट एस मीन्स वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो बच्चों वर्क स्केलर है, इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों हो सकता है। हम ये समझते हैं वर्क कब पॉजिटिव होता है। तो बच्चों जब कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा में थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स अगर थीटा 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, इस सिचुएशन के लिए कॉस थीटा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इस सिचुएशन के लिए कॉस थीटा पॉजिटिव, और जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 90 से छोटा हो, तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बच्चों जैसे
अगर कोई छोटा बच्चा, ठीक है, एक खिलौने वाली गाड़ी को, एक टॉय कार को ऐसे खींच रहा है, क्या करते हैं? छोटे बच्चे ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं और इसको खींचते हैं। तो वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू स्टिंग, तो जो ये जिस स्टिंग से खींच रहा होगा, उस स्टिंग की जो टेंशन फोर्स होगी वो कैसा वर्क करेगी? पॉजिटिव। क्यों? जब ये खींचेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये गाड़ी भी आगे बढ़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर और टेंशन भी देखो इधर। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 या 90 के बीच का होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये वर्क बाय टेंशन इज पॉजिटिव। बच्चों, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं कहूं ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर था और ये कहां आ गया? फाइनली नीचे आ गया। इन दिस सिचुएशन यह वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स mg कहां लगेगा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा? नीचे। इसका मतलब वर्क डन बाय तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? वर्क डन बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज पॉजिटिव। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 0 से 90 के बीच होगा, तो वहां पे वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। अब निगेटिव वर्क की बात कीजिए। तो निगेटिव वर्क, बच्चों निगेटिव वर्क कब होता है? जरा सोचते हैं। भाई हम देखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफएस कॉस थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम थीटा की ऐसी वैल्यू ढूंढें, ऐसी वैल्यू कंसीडर करें जहां पे कॉस की वैल्यू निगेटिव आती हो, ऐसा कहां मिलेगा? अगर थीटा 90 से ग्रेटर हो बट 180 से बराबर या उससे कम हो, इस सिचुएशन में कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, होता है ना एएसटीसी से, ठीक है, गुड। तो यहां पे कॉस थीटा कैसा होता है बच्चों? निगेटिव, ठीक है। वैसे तो निगेटिव 180 से 270 तक भी होता है, मतलब यहां पे 180 से 270 तक भी हम समझे तो वो भी निगेटिव ही आना, ठीक है। इस सिचुएशन में वर्क निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और जब कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा तो वर्क भी निगेटिव हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन कहां देखी आपने? अरे भाई देखिए, क्यों नहीं है? सोचिए, जब आप एक बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं आगे की तरफ कुछ फोर्स लगा के, तो इस बॉडी में एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगता है, जो कहां लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बॉडी में इधर होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है ये उसको रोकने की कोशिश करता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है वो क्या करता है बच्चों? वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट करता है, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 180 होगा। हमने क्या पढ़ा? 90 से 180 और वैसे तो 270 तक वर्क क्या होना है? निगेटिव। अब यहां पे 180 डिग्री हो गया, इट मींस द वर्क डन
बाय फ्रिक्शन फोर्स। किसका वर्क बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव। बच्चों ये जरूर लिखना होता है किसकी वजह से फोर्स निगेटिव, वर्क निगेटिव हुआ। क्यों? अभी हम अगर इस F फोर्स से देखते तो F भी इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो अप्लाइड फोर्स का वर्क पॉजिटिव हो जाता, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क कैसा है? निगेटिव है। तो फोर्स जरूर मेंशन करना चाहिए किसकी वजह से निगेटिव होगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक बात करता हूं कि अगर कोई बॉडी है, ध्यान देना बच्चों, और इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं, यहां से यहां तक ले जाऊं, इन दिस सिचुएशन द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। क्यों? अरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा कहां लगेगा? नीचे। और बॉडी को कहां लेकर जा रहे हैं? ऊपर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। इट मींस द वर्क डन इज निगेटिव। तो इसमें बोलेंगे क्या? When we move a body towards upward, then work done by gravitational force is negative. इस सिचुएशन में वर्क निगेटिव होगा, लेकिन किसका निगेटिव होगा? बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। वेरी गुड। अब बात आती है कि जीरो वर्क कब होता है? जीरो वर्क, जीरो वर्क कब होता है बच्चों? तो ध्यान देना आप लोग कि अगर कोई भी वर्क ऐसे फोर्स के अंडर में हो रहा हो जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो या 270 डिग्री पे हो, इन दोनों ही केसेस में वर्क जीरो होता है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक कुली है, कुली समझते हो आप? रेलवे स्टेशन जाते हो, कुली आते हैं, सर पे आपका वेट रखते हो और यूं चले जाते हैं, होता है ना ऐसा? तो बच्चों वो जो कुली है वो क्या करता है? आपका वेट उठा के अपने सर पे रखता है और उसके बाद क्या होता है? आपको कुछ डिस्टेंस पे जाके उसने सपोज कीजिए कि ऐसे छोड़ दिया। बच्चों ठीक है, इस सिचुएशन में वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज जीरो। ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क जीरो होता है। क्यों? क्योंकि mg हमेशा कहां लगता है बच्चों? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? ऐसा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जीरो होता है। टोटल वर्क जीरो मत कह देना, वरना कुली तुमको बताएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो जब चलता है तो चलने में हमारी बॉडी क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कुछ वर्क करती है ना। कहाँ से आती है वो मैकेनिकल एनर्जी? जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर है वो खत्म होती है ना। तो बॉडी के मूवमेंट में भी तो एनर्जी लगती है। फ्रिक्शन जो होगा पैरों के बीच उसके अगेंस्ट वो चल रहा होगा। तो इन सब वजहों से वर्क होता है, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जीरो होता है बच्चों। जैसे कोई सपोज करो कि एक बॉडी है किसी स्ट्रिंग से बांध के सर्कुलर में घुमाई जा रही है, तो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। क्यों? टेंशन हमेशा कहां लगता है? टूवर्ड्स द सेंटर। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वर्क हमेशा क्या मिलेगा? टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या मिलेगा? 90। इसका मतलब ये वर्क भी क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंटर तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसके परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर मोशन में, है ना।
तो वर्क डन वहां पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क के जो हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि पॉजिटिव वर्क के लिए थीटा 90 नहीं, अगर थीटा 270 से ज्यादा हो जाए और 360 से कम हो जाए तो भी वर्क पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से थीटा 180 तक ही नहीं, 90 से पूरा 270 तक वो क्या रहता है, निगेटिव वर्क रहता है। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से 270 तक रहेगा, तब भी वर्क कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। और यहां पे 0 से 90 और 270 से 360। वेरी गुड। अब जैसे मैं बात करूं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अब हमको क्या देखना है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट मींस जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उनकी वजह से वर्क पहले हम देखते हैं। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ही रहना है फार्मूला हमेशा। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो बस वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स में अगर कभी आप फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ खींचना चाहें तो क्या मिलेगा भाई, फोर्स इधर ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर ले लेते हैं। होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के साथ साथ फोर्स तो बदलेगा नहीं, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक लिया हमने, S1 से S2 तक लिया। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी को S1 पॉइंट से S2 पॉइंट तक डिस्प्लेस की जाए तो वर्क कितना आएगा बच्चों, मान लीजिए कि वो फोर्स बॉडी की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा हो, तो वर्क आएगा फोर्स इंटू S2 माइनस S1। भाई पहले की पोजीशन S1, फाइनल पोजीशन S2, तो चले कितना, S2 माइनस S1। ऐसा होता है, देखो जैसे ये बॉडी कोई जा रही है, हम यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व करें, पहले वो हमसे 5 मीटर की डिस्टेंस पर, बाद में वो हमारे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, हम यहां से देखेंगे तो हमको लगेगा कितना ये आगे चली गई, तो 10 माइनस 5, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 मीटर। वैसे ही अगर फाइनल पोजीशन S2 थी, इनिशियल पोजीशन S1 थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, S2 माइनस S1। बेटा इस सिचुएशन में अगर आप फोर्स का एरिया देखें डिस्प्लेसमेंट के साथ तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एफएस कर्व, कौन सा, एफएस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एट एस एक्सिस, किस एक्सिस पे चाहिए, एस एक्सिस, मींस ये एरिया, ये एरिया कितना मिलेगा सोचिए, ये मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है एफ, और ये ब्रेथ कितनी होगी, ये तो वही होगी S2 माइनस S1। इसका मतलब ये हुआ कि F लेंथ इंटू ब्रेथ S2 माइनस S1। तो हमें क्या पता चला
कि जब कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालेंगे तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ एस कर्व एट एस एक्सिस, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एट डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ये तो हो गया बाई कांस्टेंट फोर्स। बट अगर हमको वर्क निकालना हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो हम क्या करेंगे सोचिए। वेरिएबल फोर्स मींस फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही हो। जैसे मैं कह दूं कि F इज इक्वल टू 2x है, इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी x एक्सिस में बढ़ेगी उसके फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। या मैं बोलूं F इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर, तो जैसे जैसे बॉडी अलोंग द x एक्सिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब इन दोनों सिचुएशन में चाहे F इंक्रीज कर रहा हो चाहे F डिक्रीज कर रहा हो, इन सिचुएशंस में फोर्स वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। जो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फोर्स का, इस फोर्स की वजह से एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट का पहले वर्क फाइंड करेंगे। क्या करेंगे कि पहले सपोज कर लेंगे इस फोर्स से वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इतना छोटा कि जितना डिस्प्लेसमेंट करने पर फोर्स में चेंज नेग्लिजिबल हो, मींस फोर्स लगभग कांस्टेंट हो। इस ds डिस्प्लेसमेंट का वर्क पहले निकालेंगे। वर्क डन इन ds डिस्प्लेसमेंट, तो हमने कहा ना डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा, डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा कि वर्क कि उस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाए। इस समय वर्क dw बराबर F इंटू ds आएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि S1 पोजीशन से S2 पोजीशन तक बॉडी गई है तो वर्क बताइए, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम S1 टू S2 क्या आएगा, तो वर्क इज इक्वल टू S1 से S2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेटवर्क निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब हम इस वर्क को इन द टर्म ऑफ एरिया देखने की कोशिश करते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हो तो उससे वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सोचते हैं बच्चों। तो हम इतना तो समझ चुके हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो गया, S1 से S2 F ds। ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि हमें फोर्स का कर्व कुछ ऐसा दिया गया। ठीक है, मींस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही। ठीक है, और ये पोजीशन है S1 पोजीशन पे फोर्स ये लग रहा था, ये पोजीशन है S2। ठीक है, हमें यहां से यहां तक बॉडी को ले जाने में, S1 से S2 तक ले जाने में किस फोर्स में, अंडर द फोर्स गिवन फोर्स। तो कितना वर्क होगा ये फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए पता है क्या करते हैं,
हम इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में ब्रेक कर लेते हैं। पहले हम ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सपोज करेंगे ds1 डिस्प्लेसमेंट, और मान लेंगे कि यहां पर फोर्स की वैल्यू F1 थी। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां फोर्स F1, यहां फोर्स, देखो दोनों जगह फोर्स की अगर एक्सिस से मिलाना चाहोगे तो लगभग फोर्स क्या है, कांस्टेंट है इतनी डिस्टेंस में। कितना है, F1। तो वर्क डन इन ds1 डिस्प्लेसमेंट तो dw1 कितना आएगा बच्चों, F इंटू ds1, F1 इंटू ds1। अभी अगर यहां मैं एक दूसरी स्ट्रिप सपोज कर लूं, कितनी थिकनेस की, ds2 थिकनेस की। कितनी थिकनेस इसकी, ds2, ये ds2। और यहां पे मैं इसमें फोर्स F2 सपोज कर लूं, तो क्या इस स्ट्रिप पे भी ये कांस्टेंट रहेगा फोर्स, बिल्कुल। तो वर्क डन इन ds2, dw2 कितना आएगा बच्चों, F2 डॉट ds2। सेम ऐसे ही आप सबका वर्क निकालते जाइए, ds3 का है, कोई हमने तीसरी एक स्ट्रिप मान ली, ये मान लीजिए, ठीक है। ये थिकनेस कितनी है, ds3, फोर्स कितना है, F3, तो dw3 बराबर क्या आएगा, F3 ds3। फिर ऐसे फोर्थ स्ट्रिप, फिफ्थ स्ट्रिप और n स्ट्रिप, इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। अब जो नेट फोर्स आएगा W, वो क्या आएगा, F1s1 प्लस F2s2 नेटवर्क आएगा, वो क्या आएगा बच्चों, dw1 प्लस dw2 प्लस dw3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स वर्क इज इक्वल टू F1 ds1 प्लस F2 ds2 प्लस F3 ds3 ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स F इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू, जब सबको ऐड करेंगे तो क्या हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, कहा, S1 से S2 तक, यहां से यहां तक, ठीक है। F ds, ये वर्क आ गया। बच्चों अब एरिया की बात करते हैं। पहली स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, सोचिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, F1, विड्थ कितनी है, ds1, F1 ds1, इसकी एरिया F2 ds2, इसकी एरिया F3 ds3, ठीक है। तो एरिया ऑफ Fs, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एट S एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे, इज इक्वल टू कितना होगा, F1 ds1 प्लस F2 ds2 प्लस F3 ds3। इसका मतलब क्या, ये भी वही आ रहा है, इसका मतलब हुआ इस सिचुएशन में भी जो एरिया होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। क्लियर बच्चों, तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे, वो वर्क के बराबर होता है। अब बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व करेंगे यहां पे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं यहां पे, बच्चों जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं।
हमने एक क्वेश्चन सपोज किया कि 5 किलोग्राम का ब्लॉक है किसी स्मूथ सरफेस पर, मीन्स ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, 10 मीटर तक लेके गए, देन फाइंड द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें बच्चों वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कितना आएगा, F इंटू एस, F कितना है 20, S कितना है 10, कितना आएगा 200 जूल। बट अगर ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाए कि एक बॉडी किसी फ्रिक्शन वाले सरफेस पर चल रही है और वहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.1, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कौन सा है कांस्टेंट फोर्स, F है, जो अप्लाइड फोर्स है, कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स, F इंटू एस। ये तो सिंपल हो गया, F कितना है 20, S कितना है 10, कितना आया बच्चों 200। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमें वर्क डन चाहिए बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले फ्रिक्शन फोर्स पता करना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स निकालना बाएं हाथ का खेल है, क्यों, हमको पता है वेट mg कहां लगता है, नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां लगता है, ऊपर की तरफ, मींस n इज इक्वल टू कितना हो गया mg। सो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बच्चों, बैक साइड, क्यों, ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस होगा तो फ्रिक्शन तो हमेशा अपोज करता है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो क्या आएगा Fs इज इक्वल टू कितना आएगा, या फ्रिक्शन फोर्स ये स्मॉल f इज इक्वल टू कितना आएगा, यह आएगा म्यू इंटू एन। बच्चों म्यू कितना दिया है 0.1, तो म्यू इंटू mg हो गया। अब म्यू कितना दिया है 0.1, m कितना दिया है 5 kg, g कितना दिया है 10, तो ये कितना आ गया F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा बच्चों, माइनस का F इंटू एस। माइनस क्यों, अभी मैंने बताया था कि यहां डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल फ्रिक्शन के लिए कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे फ्रिक्शन पीछे 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो एफ एस कॉस 180, कॉस 180 मीन्स माइनस। ये कितना आएगा बच्चों, F कितना आया फ्रिक्शन फोर्स 5, S कितना हुआ है बच्चों 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 50 जूल। तो ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये वर्क किसका आ गया बच्चों, फ्रिक्शन का। क्लियर, और देखिए हाँ, तो बच्चों अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक बॉडी को, बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि S1 से S2 तक एक बॉडी को लेकर गए अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स 4I + 3J, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। बच्चों आपको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S मीन्स डिस्प्लेसमेंट,
S1 से S2 तक ले गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S2 माइनस S1। अब हमें S2 माइनस S1 की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। बच्चों पहले हम S2 माइनस S1 को फाइंड करेंगे। कैसे? अरे भाई S2 माइनस S1 कितना आएगा वेक्टर में, देखिए S1 फाइंड करना तो पहले S2 की वैल्यू पुट करो, कितना है 4j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 5j, वो भी कैसा, माइनस। तब S2 माइनस S1 कितना आएगा बच्चों, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, ये देखो i तो क्या बचा प्लस का 2i, यहां पे आया बच्चों माइनस का 5j आया प्लस का 4j, तो बचेगा माइनस का j और k कहां है, केवल ये प्लस 3k। ठीक है, तो वर्क क्या आएगा सोचिए, वर्क का फार्मूला F डॉट S2 माइनस S1, वैल्यू पुट करो। F कितना है, F की वैल्यू देखो, F देखो दिया गया है आपको, गिवन है F, ये है 4i प्लस 3j डॉट 2i माइनस j प्लस 3k। जब हमने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला i का i से मल्टीप्लाई, j का j से, k का k से, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है क्योंकि i डॉट i j डॉट j k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों 4 2 जा 8 और j वाले का j से, तो क्या प्लस 3 माइनस 1, तो क्या बचेगा माइनस का 3 प्लस 0, मीन्स ये आ गया 5 न्यूटन। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 न्यूटन। तो जो क्वेश्चन है उसमें हम 5 न्यूटन टिक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन ये है कि कोई एक टेबल है, ये टेबल आपकी है, इस टेबल पे एक यूनिफॉर्म चेन पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ, और आपसे कहेंगे कि इस चेन का, ठीक है, मास कैपिटल M है। इस चेन का मास कितना है, कैपिटल M। ठीक है बच्चों, अगर इस चेन का 1/3 पार्ट नीचे हैंग हो रहा हो, इसका 1/3 लेंथ क्या हो रही, नीचे हैंग हो रही, इसका मतलब चेन की अगर लेंथ L है तो नीचे हैंगिंग लेंथ कितनी है बच्चों, L/3। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू पुल द चेन एट द टेबल। इस चेन को टेबल पे खींचने के लिए, पुल करने के लिए कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, आपको पता है कि अगर M मास को H हाइट तक उठाना हो, ऊपर ले जाना हो, तो वर्क हमें कितना करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है mgh। यही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। बस सोचेंगे क्या, ये समझते हैं बच्चों। हम इस सिचुएशन में ये सोचते हैं कि अगर चेन का सेंटर ऑफ मास ढूंढ ले तो सेंटर ऑफ मास को ऊपर ले जाने में जो वर्क लगेगा वही निकालना है।
मींस हमको हाइट यहां पर कौन सी लेनी है, जो सेंटर ऑफ मास की ऊपर से डिस्टेंस होगी वो हाइट हमको उठानी है। पूरी चेन से मतलब नहीं रखें, क्यों? क्योंकि फिर ये वेरिएबल हो जाएगा। जैसे जैसे चेन ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, वेट नीचे की तरफ डिक्रीज होता जाएगा। तो या तो इसको आप वेरिएबल फोर्स से कीजिए या सिंपल कॉन्सेप्ट से कीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूं। तो हमें इस चेन का सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढना चाहिए, जो हैंगिंग पार्ट है। हमको पता है जब यूनिफॉर्म चेन होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच में होता है यहां। अच्छा, जब ये इसके मिड में होता है, इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, L/6। कैसे? हाफ होगा ना, तो L/3 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, L/3 का आधा, मींस कितना बचेगा, हाफ करेंगे तो क्या बचेगा, L/6। ये लेंथ मिल गई। बच्चों अब हमको ये देखना चाहिए इस लेंथ का मास कितना है। तो पहले हम करेंगे कि मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ चेन, इस चेन के यूनिट लेंथ का मास कितना है भाई, M/L। भाई L लेंथ का मास M, तो यूनिट लेंथ का 1 मीटर का M/L। अच्छा, सो मास ऑफ L/3 लेंथ, भाई कहीं भी आपको अगर यूनिट लेंथ का मास मिल गया है M/L, तो 2 लेंथ का 2M/L, 3 लेंथ का 3M/L, तो L/3 लेंथ का क्या होगा, L/3 इंटू M/L। तो L/3 लेंथ का मास कितना होगा, L/3 इंटू M/L, मीन्स ये आ गया M/3। ठीक है, सो वर्क डन in pulling the hanging part chain, हैंगिंग पार्ट की के लिए क्या वर्क हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया ना mgh। mg कौन सा लेना है, वेट, जितना हैंग हो रहा, तो हैंग वाले का वेट कितना आएगा, देखो M/3 मास आया था इंटू जी, और इंटू हाइट। हाइट मैंने कहा कौन सी लेंगे कि सेंटर ऑफ मास को उठा रहे हो तो सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, L/6, क्योंकि ये C सेंटर ऑफ मास था, इंटू L/6, मीन्स mgL/18। ये कितना आ गया बच्चों, mgL/18। जो रिस्टोरिंग फोर्स रबर अंदर से लगा रही है वो दिया है आपको AX + BX²। तो कह रहे फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द रबर फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। अनस्ट्रेच्ड मींस x = 0 टू इंक्रीजिंग लेंथ L मीटर। तो हमको L मीटर लंबा तक उसको खींच देना है, उस समय का हमको उसको वर्क फाइंड करना है। अब बच्चों इसका वर्क कैसे निकालेंगे, सिंपल भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, 0 से L। कितना सिंपल भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F इंटू dx। क्या आएगा बच्चों, F AX + BX², कहां से कहां तक, 0 से L dx, मीन्स W = देखिए x का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आएगा बच्चों, x का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से L, ठीक है, प्लस b भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, बच्चा कौन, x² का इंटीग्रेशन x²/3, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3, कहां से कहां तक,
0 to L। वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा आपके पास, A L स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 0 ही रहेगा अपान 2, B अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स L क्यूब माइनस 0 क्यूब बाई 3 मीन्स W आ गया AL स्क्वायर बाई 2 प्लस BL क्यूब बाई 3। दिस इज द वर्क डन। ठीक है बच्चों।